स्मार्ट सोशल साइंस में एक बार पुनः हम लोग नए लेसन के साथ हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, मैं कहा था कि आप लोगों को कि नेक्स्ट वीडियो में कि कृषि के विषय में हम बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि कृषि लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण है और इससे हम एक व्यवहारिक रूप से इस लेसन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ज़्यादा करके अधिकांशतः ग्रामीण परिवार से आते हैं और इसलिए हमको इस कृषि को समझने में बहुत ही लाभदायक होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में भारत की कुल अर्थव्यवस्था का जीडीपी, जिसको जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यह 15% है। अगर कहा जाए तो कृषि जो है भारत की एक रीढ़ है, जिसमें भारत की कुल आबादी का आधा हिस्सा कृषि पर आधारित है, आश्रित है। तो इसलिए भारत में को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं बताया भी था कि बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आप लोगों को वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 के भी विषय में बताऊंगा। अभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को बता रहा हूं, फिर मैं वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 के विषय में वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आप लोग इससे जरूर लाभान्वित होंगे। और दूसरी चीज है कि बच्चा पार्टी, इस समय ठंड बढ़ रही है, पढ़ाई भी करना है, ठंड से बचना भी है, तो रजाई में रहिए, कंबल के साथ रहिए और घर में रहिए। बाहर ज़्यादा घूमने का कोई प्रयास ना करिए। कपड़े, स्वेटर, शाल जो भी है उसको से शरीर अपना ढक करके अपने पढ़ाई करते रहिए। और यदि नींद आ जाए तो ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश ना करिएगा, सो जाया करिए। फिर इसके बाद जब नींद पूरी हो जाए तब आप फिर जग करके पढ़िए, क्योंकि जब नींद आती है तो पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है, तब दिमाग सही कंसंट्रेशन नहीं बना पाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ा देने से आप लोगों को सब चीज़ें नहीं होती है। कुछ ऐसी टिप्स होती है, कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसको आप लोग अगर जानते रहेंगे, समझते रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही लाभदायक होगा। इसी क्रम में समय का भी मैं बार बार कहता हूँ कि समय को बाउंडेशन कर लीजिए। हर सब्जेक्ट को आधे घंटे, 1 घंटे, जैसे जैसे सब्जेक्ट देख रहे हैं, कोई टफ सब्जेक्ट है उसके लिए ज़्यादा समय दीजिए, कोई सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है तो उसको कम समय दीजिए, लेकिन सारे सब्जेक्टों को समय जरूर दीजिए, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। ये मत सोचिए कि जब बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, जिस डेट को रहेगी उसमें 2-3 दिन गैप रहेगा, उस समय हम तैयार कर लेंगे। ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती है, इसलिए ऐसी गलती प्यारे बच्चों मत करिएगा। आप लोग अभी से बच्चा पार्टी एग्जाम के लिए जुट जाइए और मेरे साथ इस चैनल पे अगर जुड़े रहेंगे तो आप जरूर इससे लाभान्वित होंगे। इसी क्रम में मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत में कृषि प्रधान देश होने की वजह से भारत में तमाम नदियां हैं और यहाँ की जलवायु भी है, सर्दी, गर्मी, बरसात, इसी हिसाब से यहाँ की फसलों का बटा हुआ है। जैसे आप खरीफ की फसल, ये खरीफ की फसल क्या होती है? खरीफ की फसल जब आप इसको बरसात के समय, खरीफ मतलब हो गया वर्षा, वर्षा के समय जो फसलें बोई जाती हैं,
ये वर्षा कब होती है? जून में होती है, जुलाई में होती है। तो जुलाई से लेकर के जो सितंबर तक की बुआई रोपाई होती है, जिसमें धान की रोपाई होती है, पहले नर्सरी डाली जाती है, फिर धान की रोपाई होती है। तो उस समय की जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ की फसल कही जाती हैं। इसलिए खरीफ की फसलें जो होती हैं वो वर्षा के समय होती हैं। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं, तो आप लगाएंगे धान या चावल। और इसी तरह से आपको जैसे पूछ दिया जाए कि रबी की फसलों में कौन सी फसल बोई जाती है, तो रबी में कौन सी बोई जाती है? जैसे चना है, सरसों है, गेहूं है, जौ है, मटर है, ये सब रबी की फसल में आता है। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? रा से रबी और रा से रात। तो रात किस समय लंबी होती है? ठंड में रात लंबी होती है। तो आप रबी की फसल जो ठंड में, जो इस समय चल भी रही है बुआई, इस समय आपका दिसंबर महीना चल रहा है, अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब होता है कि यह जो बुआई होती है अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक होती है प्यारे बच्चों। अब इसके लिए जो है आपका टेम्परेचर होता है 10 डिग्री से लेकर के, अगर कम रहेगा तब भी चल जाएगा, 10 डिग्री से 21 डिग्री तक। क्योंकि 21 डिग्री तब जरूरत पड़ती है जब फसल पकने वाली होती है। उसी लिए इसके लिए वर्षा की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती। 50 सेंटीमीटर से लेकर के आपका 80 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए या 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसी क्रम में बच्चों आप लोग अगर इस चीज को विकल्प के रूप में देखना चाहते हैं तो मैं 2 4 10 20 क्वेश्चन को विकल्प के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिए। अभी एक और है जायद की फसल है, उसको मैं बाद में बताऊंगा। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है। तो अब खरीफ फसल कौन सी है? जैसे गेहूं है, सरसों है, धान है, चना है। अब आप लोगों को मैं बता दिया हूं, अब आप लोग को मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं होगा इस विकल्प में से कौन सही है। आप लोग तुरंत क्या मानेंगे? चावल या धान। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिर पूछा जाता है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की फसल में शामिल नहीं है। उसमें दिया है कि चना है, चावल है, पटसन है, ज्वार और बाजरा। प्यारे बच्चों पटसन ये भी खरीफ की फसल में आता है, ज्वार बाजरा ये भी खरीफ की फसल में ही आता है, और जो चना है ये अभी मैंने बताया ये रबी की फसल में आता है। इसलिए चना इसमें जो है रबी की फसल है। इसमें एक चीज और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें कौन सा एक मोटा अनाज नहीं है। मोटा अनाज नहीं है, ज्वार ये मोटा अनाज है, बाजरा ये भी मोटा अनाज है। फिर इसके बाद रागी ये भी एक मोटा अनाज है, लेकिन मक्का मोटा अनाज नहीं माना जाता है। भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में लगी रहती है? तो अभी मैंने बताया हूं कि भारत की 1/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्य में लगी रहती है। फिर इसके बाद आपको पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत में रोपण फसल का उदाहरण दीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं रोपण फसल वो होती है जिसकी रोपाई की जाती है, जिसकी रोपाई जैसे काट करके, जैसे गन्ना देख रहे हैं, गन्ना उतनी बड़ी होती है, उसको काट करके उसकी बो दिया जाता है। फिर इसके बाद आप जो शकरकंद देखे होंगे जिसको गंजी बोला जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, उसको भी काट करके उसकी भी फसल लगाई जाती है। इसलिए आप लोगों को जैसे इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं जैसे गन्ना अभी मैंने बताया, केला भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगा दिया जाता है, गन्ने को भी हम वही काम करते हैं, रोपणों की विधि करते हैं। धान को भी धान की नर्सरी लगाई जाती है, फिर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद कॉफी, कॉफी को किया जाता है? नहीं, कॉफी जो है ऐसा नहीं किया जाता है। कॉफी एक बार उसको दी जाती है फिर दोबारा नहीं होती है, फिर उसको काट करके कॉफी पैदा कर ली जाती है। उसी तरह नेक्स्ट फसल है इनमें कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो इसमें है जौ है, गेहूं है, बाजरा है, चावल है। तो इसमें जो है
बाजरा जो है, अभी मैंने इसके पूर्व वाले विकल्प में बता चुका हूँ, बाजरा जो है आपका मोटे अनाज के रूप में आता है। प्यारे बच्चों, ये मोटे अनाज के रूप में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए इस पे विशेष ध्यान दीजिए। उसी तरह से आप लोगों को जैसे मोटे अनाज में कौन नहीं है, तो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, अरहर। अरहर ये मोटे अनाज में नहीं आती है। फिर इसी तरह से हम लोग, एक मैं नहीं बताया था, जायद की फसल। चलिए हम लोग जायद की फसल पे चलते हैं। जायद की फसल प्यारे बच्चों, ये जो है, जो गर्मियों में बोई जाती है, जिसको झाड़ीदार होती है। जैसे आप लोग ककड़ी का देखते होंगे, खीरा देखते होंगे, तरबूज है, खरबूज है, ये सब जो होती है ये जायद की फसलें होती है। ये जो है आप लोगों को मई में, जो गर्मी के समय होता है उस समय ये उपलब्ध होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मई में प्रकृति ने बहुत अच्छी चीज बनाई है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज जो भी चीजें होता है इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। गर्मियाँ जब अधिक पड़ती है तो उस समय हमारे शरीर में क्या होता है, पानी की मात्राएं कम हो जाती है। तो ये फल खाने से हमारे शरीर की में पानी की भरपूर मात्राएं बनी रहती है। इसलिए ये फल को प्रकृति ने उस गर्मी के मौसम में बनाया है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब हो गया मेरे ख्याल से कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमको क्या दे रहा है, गर्मियों के समय में हमको अधिक जल दे रहा है। तो ये जल से जायद बना हुआ है, जल से जायद, जल से जायद जोड़ दीजिएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद आप लोगों को पूछा जा भी जाता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल, फिर इसके बाद रबी की फसल, जायद की फसल, ये मैं बता चुका हूं अभी इसके पहले। फिर इसमें रेशेदार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है। प्यारे बच्चों, जिसमें रेशा होता है, जिसमें रेशे होते हैं, जैसे जूट है, जूट में रेशा है। रबड़ में रेशा है, रबड़ में रेशा है नहीं है। गन्ना में रेशा है नहीं है। चाय में रेशा है नहीं है। लेकिन अगर इसके विकल्प में आ जाए जूट, तो जूट में रेशा होते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ ली जाए निम्न में से कौन सी फसल है जिसमें रेशेदार फसल होती है, तो आप जूट लगाएंगे। तो फिर इसके बाद इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं वीडियो में जो मानचित्र था उसमें बता चुका हूं कि असम में, असम में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर आपसे भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस देश में होता है, तो आप जो है विश्व में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन भारत में होता है। इसी क्रम में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्यारे बच्चों, कि गेहूं के उत्पादन क्षेत्र में अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा किन राज्यों में गेहूं उत्पादन होता है, तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा भारत में जो गेहूं उत्पादन है वह है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है, फिर इसके बाद आपका पंजाब है। इसी के क्रम में आपसे अगर चावल के विषय में पूछ दिया जाए कि चावल उत्पादन में कौन सा राज्य भारत में प्रथम, द्वितीय, तृतीय है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे है, तृतीय स्थान जो है पंजाब का है। इसके बाद आप लोगों से ये भी पूछा जाता है सोपान कृषि किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि सोपान, सोपान जैसे पिरामिड की तरह होता है, पिरामिड की तरह होता है जो ऊपर एकदम होता है, ऊपर है, केवल टॉप पे केवल एक बिंदु रहती है और एक केवल बैठा रहता है, वो सोपान विधि होती है। तो इसका मतलब है कि सीढ़ी द्वारा इस तरह से हो गया, सीधी इस तरह से। इस तरह से आप लोगों को पूछा जाता है कि सोपान कृषि की जाती है कहाँ पे की जाती है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ढाल वाली भूमि पे। इसका मतलब जहाँ ढाल रहेगी वहां पे होगी, जिसको सीढ़ीदार भी कृषि कह सकते हैं। फिर इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाता है खरीफ की फसल में बोई जाने वाले समय कौन सा है। अभी मैंने बताया प्यारे बच्चों कि ये वर्षा के समय बोई जाती है। तो वर्षा कब होती है? जून और जुलाई में होती है। तो उस समय ये फसल को क्या किया जाता है? बोई जाती है। बोई जाती क्या है, आप ये समझ जाइए कि जैसे आपका अभी ज्वार है, बाजरा है, ये सब बोई जाती है। लेकिन धान क्या है?
धान बोया तो नहीं जाता, इसकी नर्सरी लगा करके इसकी रोपण की जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों से ये भी पूछा जाता है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? मैं इसके मानचित्र में बता चुका हूं, का से कपास, का से काली मिट्टी, तो आप का से का जोड़ दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। और यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। दूसरा स्थान है गुजरात में पाई जाती है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि रबी की फसल है कौन सा, इनमें से रबी की फसल है? जैसे धान है, दालें हैं, मोटे अनाज हैं, कपास है, तो इसमें कौन सी रबी की फसल है? आपको बताया मैंने, मटर है, ये दाल की है कि नहीं है? है, दलहन है। फिर मैंने आपको क्या बताया? चना बताया, ये दलहन की फसल है। फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि चना के बाद आप लोगों को अरहर बताया। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपकी रबी की फसल है। ये सब जो है दलहन कही जाती है। इसलिए इसमें कौन सा फसल के, इसमें से दलहन फसल कौन सी हुए, तो इसके लिए मैं आप लोग दलहन का समझ गए होंगे कि दलहन फसल कौन सी होती है। फिर इसके बाद इसमें रबी की फसल है तो धान है, दालें हैं, मोटे अनाज है, कपास है, तो इसमें है दालें जो है ये रबी की फसल है, क्योंकि चना मटर, चना है, मटर है, ठीक है, ये कब बोई जाती है? रबी की में बोई जाती है, इसलिए ये दाल है। फिर इसके बाद आप लोगों को चना मटर सोयाबीन में कौन सी फसल है? ये दलहन फसल है। फिर पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल प्रमुख उत्पादक राज्य है? तो रबी की फसल के लिए है। कौन सा खाद्यान्न फसल नहीं है? जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, कपास है, फिर इसमें कपास नहीं है। इसके बाद आप लोगों को ये भी पूछा जाता है कि कौन सी फसल रोपण फसल है? तो इसको मैं बता चुका हूं कि गन्ना है। फिर चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा कि चाय के लिए लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। एक चीज और आप प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से ये भी पूछा जाता है वो कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आप लगाएंगे जलोढ़ मिट्टी। क्या लगाएंगे? जलोढ़ मिट्टी। फसलों के लिए जिसमें सर्वाधिक फसलें पैदा की जाती हैं, जो उत्पादन की, जिससे अच्छी फसल, अच्छी मिट्टी मानी जाती है, वो है जलोढ़ मिट्टी। फिर इसके बाद आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल दालें हैं, मोटे अनाज है, ज्वार है, तिल है, ये जो है ये पाया जाता है। फिर रबी की फसलों को बोने का समय कब होता है? अभी आप लोगों को बताया हूं कि अक्टूबर और दिसंबर में इसको बोई जाती है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आप लोगों को एक चीज और पूछी जाती है, नगदी फसल के रूप में पूछा जाता है कि नगदी फसल कौन सी है? तो नगदी फसल के लिए मैं एक बार आप लोगों को बता चुका हूं कि नगदी फसल कौन सी है। तो उसके लिए आप लोग एक नोट कर लीजिएगा कि गन्ना है, कपास है, और जूट है, चाय है, काफी है, तंबाकू है, नगदी फसल है। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये नगदी फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको किसान बाजार में ले जा करके इसको बाजार का मूल्य प्राप्त हो जाए, पैसा तुरंत प्राप्त होता है, ये जो है इसीलिए इसे नगदी फसल कहा जाता है। ये पैसे कमाने के लिए उगाए जाते हैं, तो इसलिए ये भारत की अर्थव्यवस्था में निर्यात के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी के साथ ये वीडियो मैं अगले एपिसोड में मैं आप लोगों के बीच हाजिर रहूंगा।